हेलो फ्रेंड्स, नौशाद लॉ क्लासेस में एक बार आपका फिर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सिविल जज एग्ज़ाम के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और विशेष तौर पर मेन एग्ज़ाम के बिंदु पर चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, जो सिविल जज एग्ज़ाम है इसमें दो तरह के एग्ज़ाम हैं, एक तो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, दूसरा मेन एग्ज़ाम। ये सब आप लोग जानते हैं। और प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम है मेन एग्ज़ाम के लिए। जिसका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो है निकल गया, क्लियर हो गया, वो मेन एग्ज़ाम देगा। लेकिन प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में अगर आपने बहुत अच्छे मार्क्स भी लिए हैं, 95% मार्क्स भी हैं, तो इसका फ़ायदा मेन एग्ज़ाम में नहीं मिल पाता है। अगर किसी व्यक्ति ने मिनिमम मार्क्स जो कट ऑफ है उतने तक पहुंच गया और प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया और मेन एग्ज़ाम दे रहा है, तो वो भी मेन एग्ज़ाम देगा, और जिसके हाईएस्ट मार्क्स है वो भी मेन एग्ज़ाम देगा। लेकिन मेन एग्ज़ाम में प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के मार्क्स का कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। अब बात ये आती है कि मेन एग्ज़ाम की तैयारी कैसे की जाए। तो मेन एग्ज़ाम की तैयारी मेरे हिसाब से तो शुरू से करना चाहिए, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के साथ ही करना चाहिए। मैंने एमपी जुडिशरी के एग्ज़ाम दिए हैं, सिविल एग्ज़ाम दिए, इंटरव्यू दिए, और हायर जुडिशल सर्विस एग्ज़ाम में भी सेकंड टॉपर था मैं। ओरल में 1 नंबर से सिलेक्शन नहीं हो पाया मेरा, 1 नंबर कम रह गया था। तो जहाँ तक इस क्षेत्र में मेरा अनुभव है, अब बात ये आती है कि मेन एग्ज़ाम की तैयारी कैसे की जाए। तो मेन एग्ज़ाम जो है बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइडेड है। 4 पेपर होते हैं। फर्स्ट और थर्ड पेपर जो है वो लॉज के बारे में है, सब्जेक्ट के बारे में है। सिविल लॉज, क्रिमिनल लॉज, लोकल लॉज। सेकंड पेपर जो है आर्टिकल्स के बारे में है, आर्टिकल राइटिंग, समराइजेशन, ट्रांसलेशन। और चौथा वाला पेपर जो है वो जजमेंट राइटिंग का है। जजमेंट राइटिंग वाले पेपर में 10 नंबर का इश्यूज़ फ्रेमिंग है, 10 नंबर के लिए फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस है, और 40-40 नंबर के सिविल क्रिमिनल जजमेंट है। 40-40 मार्क्स के 2 जजमेंट है। ये चौथा जो पेपर है बहुत इम्पोर्टेंट पेपर है। जनरली क्या होता है कि जो सब्जेक्ट की तैयारी है वो तो जो लॉज की तैयारी है, तो सब्जेक्ट की तैयारी तो बेस्ट बुक्स मौजूद हैं उसके माध्यम से हो जाती है। लेकिन जजमेंट की तैयारी केवल किताबों से होना संभव नहीं है, मुश्किल होता है ज़रा। हालांकि असंभव तो नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा मुश्किल बात है। जहाँ तक मेरा अनुभव है कि जजमेंट राइटिंग तो उसके लिए बाकायदा किसी एक्सपर्ट से सीखने की ज़रूरत होती है कि एग्ज़ाम में जजमेंट राइटिंग कैसे किया जाए। अच्छा, जजेस का जजमेंट करने का तरीका एक अलग होता है। कुछ जगहों पर जो रिटायर्ड जजेस हैं वो भी जजमेंट की क्लासेस कराते हैं, लेकिन बड़े आदर के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कोर्ट के जजमेंट हैं वो एक अलग बात है, और एग्ज़ाम में जजमेंट लिखना एक अलग बात है। एग्ज़ाम में जजमेंट लिखने के लिए आपके पास केवल जो है 1 घंटा, मैक्सिमम 1.25 घंटा, 1 घंटे का टाइम है। वैसे तो 1 घंटे के अंदर आपको जजमेंट पूरा करना है। तो वो पैटर्न क्या हो कि जिसमें आपके 1 घंटे के अंदर जजमेंट पूरा हो जाए और आपको मार्क्स मिल जाए। इसके लिए हम अपनी क्लास में बारीकी से सिखाते हैं, तैयारी कराते हैं कि किन किन चीज़ों का आपको विशेष तौर पर जजमेंट राइटिंग में ध्यान रखना है, जिससे कि आपके नंबर जो है कटे ना और ज़्यादा से नंबर आप जो ऑब्टेन कर सकें। अब थोड़ी सी लाइट हम जो है सब्जेक्ट के बारे में डालना चाहते हैं। जैसे सब्जेक्ट में जो सिविल लॉज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, सिविल लॉज हैं, सीपीसी है। इनमें जो पहला वाला पेपर है, पहले वाले पेपर में क्वेश्चन का जो डिवाइडेशन है वो किस तरह से है वो आपको मालूम होगा। फिर भी अभी थोड़ा सा समरी हम इस पर डिस्कस करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से 8-8 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये 16 नंबर के क्वेश्चन होंगे। इसी तरह सीपीसी जो है मेजर एक्ट है, इसमें भी 8-8 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं, 16 नंबर। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट जो है इसमें 8-8 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं, 16 नंबर के।
स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, इसमें भी 8-8 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं, ये 16 नंबर के हैं। और 8 नंबर के एक क्वेश्चन शायद जो है वो 8 नंबर के लिए पूछा जाएगा लिमिटेशन एक्ट से, और एक क्वेश्चन जो होता है वो मिक्स क्वेश्चन होता है, और मिक्स क्वेश्चन में जो टिप्पणी लिखाई जाती हैं 3 शॉर्ट नोट्स होते हैं, 12 नंबर का होता है। तो ये फर्स्ट पेपर सब्जेक्ट का हो गया। थर्ड पेपर भी सब्जेक्ट का है, जो लोकल लॉज के बारे में, वो क्रिमिनल प्रोसीजर के बारे में है। तो थर्ड पेपर में लोकल लॉज में जैसे कि रेंट कंट्रोल एक्ट है, बहुत छोटा सा एक्ट है, 8-8 नंबर के 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। लैंड रेवेन्यू कोड 8-8 नंबर के 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, 16 नंबर के। इंडियन एविडेंस एक्ट जो है, इसमें भी 2 क्वेश्चन हैं 8-8 नंबर के, 16 नंबर। इंडियन पेनल कोड, इसमें भी 2 क्वेश्चन हैं 8-8 नंबर के, 16 नंबर। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसमें भी 2 क्वेश्चन हैं 8-8 नंबर के, 16 नंबर। अब इसके बाद नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है, उसमें से एक क्वेश्चन 8 नंबर के लिए आएगा, और 7वां क्वेश्चन जो होगा वो मिक्स्ड होगा, 3 शॉर्ट नोट्स, 3 टिप्पणियाँ, 12 नंबर का। तो हर एक पेपर जो है 100 मार्क्स का है, और हर एक पेपर के लिए 3 घंटे का समय है। अब ये आपकी परीक्षा है कि वो 3 घंटे के समय के भीतर आप जो है वो पेपर को पूरा किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। यही एक एग्ज़ाम है। मेरा खुद का अनुभव है, मैंने कई बार एग्ज़ाम दिए हैं, और जो लोग टॉपर्स रहे हैं उनसे भी मेरी बातचीत हुई है। मेरे बारे में भी आपको बताना चाहूँगा कि मैं MP हायर ड्यूटी सर्विस के एग्ज़ाम मैंने दिए, और छत्तीसगढ़ हायर ड्यूटी सर्विस एग्ज़ाम 2013 में सेकंड टॉपर था। इंटरव्यू में 1 नंबर कम मिला मुझे, इसलिए सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन मैंने एग्ज़ाम में सेकंड टॉपर था, और जजमेंट्स में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे, सब्जेक्ट में भी अच्छे मार्क्स थे। तो परीक्षा इस बात की है कि आप जो है पेपर को किस तरह सॉल्व करें। अब देखिए, यहाँ पर हमने जो पहला पेपर देखा जो सिविल लॉज के बारे में था, कॉन्स्टिट्यूशन सिविल लॉज के बारे में, इसमें 2 क्वेश्चन हैं ज़्यादातर। अब 2 क्वेश्चन के लिए पूरा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, लेकिन पहले सेलेक्टेड क्वेश्चन देखें। अब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जनरली जो क्वेश्चन बन जाता है, एक क्वेश्चन तो आप अगर देखें तो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, और जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, उनके बारे में जो आर्टिकल्स हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट है 368, इसको ले लें, गवर्नर को ले लें, और जो इमरजेंसी हैं, इनमें से ज़्यादातर एक क्वेश्चन तो कम से कम आ ही जाता है। तो एक क्वेश्चन इस तरह से तैयार हो गया। अब बाकी के लिए भी आप तो थोड़ा सिलेक्टेड देखें पहले तो, अगर आपके पास समय है तो फिर बाद में टोटली देखिए आप, लेकिन सिलेक्टेड क्वेश्चन जो बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी तैयारी आप कीजिए, उनको लिख कर देखिए। बढ़िया तरीके से आपका आंसर होना चाहिए। आंसर उतना होना चाहिए जितना पूछा गया है, ना कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए। अधिकांशतः ये देखा जाता है कि जब किसी मामले में आपको डीपी नॉलेज है, तो जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन से जितना क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है उससे बहुत ज़्यादा आप लोग लिखते हैं। मैंने कॉपीज़ देखी हैं। तो बहुत ज़्यादा लिखना भी आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, जितना पूछा गया उतना लिखना है, क्योंकि ये हाई कोर्ट का एग्ज़ाम है। वरना क्या होगा कि आप एक क्वेश्चन का आंसर बहुत लेंदी लिखेंगे जितना नहीं मांगा था, तो अगला क्वेश्चन आपका जो अफेक्टेड होगा और लास्ट में आपका कोई ना कुछ पार्ट जो है छूट जाएगा, और अगर कुछ भी छूट गया तो फिर आप जो है कंपटीशन से बाहर हो गए। तो ज़रूरी है कि पेपर पूरा अटेम्प्ट करें। अब इसमें देखिए, जो CPC है, CPC में भी कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है उनको निकाल लीजिए। सेक्शंस में कुछ सिलेक्टेड सेक्शंस हैं। डेफिनेशन वाला क्लॉज को आपको पूरा तैयार करना है। डेफिनेशन में से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा जो सेक्शंस हैं, सेक्शन वाला पार्ट जो पहला पार्ट है उसमें सेक्शन 6 जो है पेक्यूनियरी जुडिक्शन के बारे में है,
सेक्शन 9 to 11 इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एग्जीक्यूशन वाला पार्ट जो सेक्शन 36 37 से शुरू होता है इम्पोर्टेंट पार्ट है। एग्जीक्यूशन में भी सेक्शन 37 है, 37 से लेकर 39 तक हैं। इसके बाद जो है सेक्शन 50, 52, 55, 51, 52, 55 इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 60 जो है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में है, इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं। सेक्शन 80 है जो कि सरकार के द्वारा, सरकार के पदाधिकारी द्वारा वाद, उनके खिलाफ वाद, इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसी तरह से जो है सेक्शंस में 151 सेक्शन है, 144 सेक्शन है। तो ये कुछ ऐसे सेक्शन हैं जिन पर जो है अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनको पहले तैयार कीजिए आप, बाद में आपके पास टाइम है तो और दूसरे क्वेश्चन को देखिए। इसी तरह से सीपीसी के ऑर्डर्स के बारे में भी है कि जो ऑर्डर 1 है, ऑर्डर 2 है, ऑर्डर 5 to 8 है, ऑर्डर 9 है, ये इम्पोर्टेंट ऑर्डर्स हैं। ऑर्डर 30 है, 33 है, 37 to 39 है, 41 अपील वाला पार्ट है। तो फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, ये प्रोविज़न इम्पोर्टेंट होते हैं, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको देखना चाहिए, तैयार करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि पहले इम्पोर्टेंट पार्ट को देखें, आप सिलेक्ट करें और उसके बाद फिर टाइम है आपको तो बाकी पूरा जो है सब्जेक्ट, होल सब्जेक्ट पे आप ध्यान दें और उसमें से भी सिलेक्टेड करते जाएं। तो थर्ड पेपर जो है वो क्रिमिनल लॉज के बारे में है। तो इसमें अब जैसे आईपीसी के कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं। आईपीसी के इम्पोर्टेंट सेक्शंस में जो जितना भी इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, डेफिनेशन क्लॉज है ना, इम्पोर्टेंट, जैसे कि डेफिनेशन के साथ साथ कुछ जो है सेक्शंस में भी डेफिनेशन, सेक्शन शुरू में जो है इंटरप्रिटेशन क्लॉज के अलावा भी कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे कि मिसचीफ है, चीटिंग है, फोर्जरी है, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट है, रॉन्गफुल कंफाइनमेंट है, हाउस ट्रेसपास है, लकिंग हाउस ट्रेसपास है। इनको थोड़ा सा देखें बारीकी से। डेफामेशन वाला पार्ट है। इसके अलावा कल्पेबल होमिसाइड है, मर्डर है, इनका डिफरेंस है। चैप्टर 8 में सेक्शन 141 से लेकर 149 तक जो है, 149 कॉमन ऑब्जेक्ट है, 34 सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन के बारे में है। इसके अलावा जो फ़ाइन के बारे में सेक्शंस हैं, सेक्शन 71 है पनिशमेंट के बारे में। ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं जिनमें से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको बारीकी से ध्यान से देखिएगा। अब इसके अलावा जो माइनर एक्ट हैं, तो माइनर एक्ट में तो कुछ भी नहीं छूटना चाहिए मेरे हिसाब से। माइनर एक्ट्स में तो कुछ छूटना नहीं चाहिए। अब जैसे सिविल लॉज में अपन देखें, एसआरए जो है एक छोटा सा पतला सा एक्ट है, थोड़ी सी 44 धारा है, 41-42 धारा है। अब इसमें आप एसआरए पूरा कंप्लीट कीजिए। एसआरए के एक एक क्वेश्चन आपको कंप्लीट होना चाहिए और एसआरए में भी पहले सेलेक्टेड देख लें। आप सेलेक्ट में जो है एसआरए का जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, 5 डेफिनेशंस हैं कुल। इसके अलावा सेक्शन 5 है, सेक्शन 6 है, सेक्शन 12 है, सेक्शन 14 है, सेक्शन 16 है, सेक्शन 20 है, नया अमेंडमेंट आया जो प्रतिस्थापित पालन बहुत इम्पोर्टेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में जो अमेंडमेंट आया 2018 का, इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा डिक्लेरेशन, इंजंक्शन वाले पार्ट जो है ये इम्पोर्टेंट है। तो सेलेक्टेड देखिए, उसको कंप्लीट कीजिए और जो माइनर एक्ट हैं इनमें से कुछ छूटना नहीं चाहिए, मेरा मानना ये है। तो सिविल में तो सारे जो है वो एक छोटा सा सब्जेक्ट है,
इसके अलावा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है ये भी माइनर ही कहलाता है, बहुत ज़्यादा सेक्शंस नहीं है इसमें। इसको भी आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और जो दूसरा थर्ड पेपर है जो सब्जेक्ट वाला, इनमें रेंट कंट्रोल एक्ट बहुत छोटा सा एक्ट है, और रेंट कंट्रोल एक्ट से 16 नंबर 2 क्वेश्चन 8 नंबर के पूछे जाते हैं। इनकी तैयारी बढ़िया तरीके से होना चाहिए। NIA जो है वो, इसका एक लास्ट वाला पार्ट जो है प्रोसीजर वाला, उसको देख लीजिए, उसमें से कोई एक ना एक क्वेश्चन कवर हो जाता है। अब ये चौथा पेपर है, पहले थर्ड पेपर डिस्कस करते हैं। तो थर्ड पेपर में 2 आर्टिकल्स हैं, एक तो सोशल है और दूसरा लीगल है। यहाँ पर आपको निबंध के तौर पर नहीं लिखना है। अक्सर लोग क्या है कि ऐसे के तौर पर लिख देते हैं, यहाँ आर्टिकल है तो सोशल टॉपिक जो है उस पर आर्टिकल पूछा गया है, तो उसको भी आप लीगल टच दें। अब जैसे कन्या भ्रूण हत्या पूछा गया, कन्या भ्रूण हत्या पर लिखने को बहुत कुछ लिखा लोगों ने, लेकिन कई बार काफ़ी चेक की तो 30 मार्क्स था, कुल 3 नंबर मिले। तो वजह क्या है? इसमें कॉपी जांचने वाले को उतना टाइम नहीं है कि आपका जो है जनरली जिस तरह से लोग ऐसे लिखते हैं स्कूल के बच्चे, उस तरह से आप ऐसे लिखने लगे हैं, क्योंकि आप जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो उस सोशल टॉपिक पर जो इम्पोर्टेंट जितने भी जो है चीज़ें हैं, ख़ास चीज़ें, वो लिखिए आप, और उसको भी लीगल टच दीजिए। जैसे कन्या भ्रूण हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई कई केसेस में, जैसे वॉलंटियर हेल्थ एसोसिएशन वर्सेस न्यास इंडिया वाला एक मामला था। उसमें जो है सोनोग्राफी वाली मशीनें जो थी, उनको ऐसे जहाँ की जिन लोगों ने इसका वायलेशन किया है ना, इस एक्ट का वायलेशन किया, उसके लिए उनकी मशीनें जब्त की गई, केस बने, सज़ाएँ हुई, कितने केस जो है दर्ज हुए, कितने लोगों को सजाएँ हुई, कितने अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। ऐसी कुछ ख़ास चीज़ें होती हैं, है ना, वो आपको लेना है। और जैसे दया मृत्यु है, इसके बारे में जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है उसको ध्यान रखना है। तो जो लीगल टॉपिक्स हैं, सोशल टॉपिक्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा लेंथी लिखने की जरूरत नहीं, बल्कि उसमें उतनी बातें जो बहुत ज़रूरी हैं, जिससे कि वर्तमान समय में जो कार्रवाई चल रही हैं, जो लीगल जो जिस तरह के उसमें प्रोविजंस आए हैं, उनको ध्यान रखते हुए आप जो है टॉपिक्स को लिखें, नंबर ठीक ठाक मिल सकते हैं। अब जो समराइजेशन है, तो समराइजेशन का तरीका भी हर किसी को नहीं मालूम। समराइजेशन में 4 पेज के मैटर को लाकर आपको जो है 1 पेज में लाना है, या 1 पैरा में 2 पैरा में लाना है, तो उसका भी तरीका है। हम उसके लिए जो है बाकायदा उसकी तैयारी कराते हैं कि अगर सिविल में कोई जजमेंट, कोई और सिविल का जो है सूट दे दिया आपको, तो उसमें कितनी चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि छोड़ना, जिनको हटाना, निकालना ज़रूरी होता है, कितनी इंपॉर्टेंट है, जिनको लिखना ज़रूरी होता है। समराइजेशन इस तरह से होता है। अब देखिए, जनरली ये बात आती है कि साहब जिन लोगों की इंग्लिश अच्छी है तो वो सिविल जज एग्ज़ाम बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं, और उनको ट्रांसलेशन करने में आसानी होती है, और जो हिंदी मीडियम के लोग हैं वो ट्रांसलेशन नहीं कर पाते हैं। तो मेरे हिसाब से ख़ास तौर से जैसे MP में देखा जाए तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। अगर आपका हिंदी पे कमांड नहीं है तो भी आपकी कमज़ोरी है, और इंग्लिश का ट्रांसलेशन नहीं कर पा रहे आप, तो वो भी कमज़ोरी है। तो ये बात तो ये कॉम्पिटिशन तो दोनों के लिए एक बराबर है। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं वो कहते साहब हमको तो इंग्लिश मीडियम ही चाहिए, लेक्चर भी इंग्लिश मीडियम में ही चाहिए। लेकिन ऐसे कोई जो स्टूडेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं कि जो इंग्लिश मीडियम के होते हुए हिंदी मीडियम के लेक्चर अटेंड करते हैं, या हिंदी मीडियम की नोट्स तैयार कर लेते हैं, तो उनको ट्रांसलेशन में आसानी हो जाती है। ट्रांसलेशन वाला पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। 15 नंबर का इंग्लिश से हिंदी और 15 नंबर हिंदी से इंग्लिश है। अब जिसकी इंग्लिश बहुत बेहतर है तो उसको हिंदी में प्रॉब्लम आती है, और जो हिंदी मीडियम वाले उनको इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है। तो कॉम्पिटिशन दोनों के लिए बराबर है। लेकिन मेरा मानना यह है कि एग्ज़ाम को निकालने के लिए आपको यह है दोनों चीज़ें तैयार करना है।
इंग्लिश भी आपकी उतने पार्ट तक ठीक होना चाहिए, ट्रांसलेशन आपका हो जाए, और हिंदी भी आना बहुत ज़रूरी है। कई लोग तो हिंदी के वर्ड्स नहीं समझ पाते हैं। एक बार इंटरव्यू पूछा गया कि उपार्पण के बारे में प्रोविज़न बताइए, तो इंग्लिश मीडियम की कैंडिडेट थी, उपार्पण नहीं समझ पाई। इशारा किया गया उनको, तब जाके वो, अगर बाय द वे वो ना करते इशारा, तो फिर इंग्लिश में जानते जो लोग, उनको हिंदी तो आती नहीं है, कैसे आंसर होता उसका। फिर उन्होंने कहा कि भाई अच्छा देखिए कमिटल के बारे में प्रोविज़न बताइए। तो कमिटल के बारे में CRPC के सारे सेक्शंस 193 से लेकर 209, 223, 333, 323 वो सब डिस्कस कर लिए। 193, 209, 323 इन क्वेश्चन इनको जो है बता दिया। लेकिन अगर बाय द वे वो इंग्लिश में सवाल ना करते तो फिर जो क्वेश्चन चला जाता, ये बाउंस हो जाता। तो ज़रूरी है कि हिंदी का आना भी बहुत ज़रूरी है, हिंदी समझना ही बहुत ज़रूरी है। और हमारे यहाँ जो जजमेंट राइटिंग होती है वो हम हिंदी मीडियम में जजमेंट राइटिंग कराते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम के बच्चे बैठते हैं और बाकायदा मैं उनके जो है जजमेंट चेक करता हूँ, वो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। तो एक तो ट्रांसलेशन वाला पार्ट उनका तैयार होता जाता है ना, ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। और दूसरा जो है, हिंदी से जब इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो इंग्लिश में जजमेंट के जो वर्ड्स हैं, जो लीगल वर्ड्स हैं, उनका जो कमी रहती है उसको हम करेक्ट कराते हैं। अब ये जो लास्ट पेपर है, चौथा पेपर जजमेंट राइटिंग, इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहूँगा कि जनरली जजमेंट राइटिंग की तरफ उतना ध्यान नहीं है जैसा होना चाहिए। और ये एक भ्रांति है, लोगों का कहना ये है क्योंकि जो है कोचिंग के अंदर जजमेंट पढ़ाने वाले लोग हैं नहीं हैं। जजमेंट अगर उनसे अचानक पूछ लिया जाए कि साहब एक जो है विल पर जजमेंट लिखा दीजिए, एट पोजीशन पर जजमेंट लिखा दीजिए, तो चूँकि वो जो है उनको उनके कॉन्सेप्ट खुद क्लियर नहीं है, तो वो कहते हैं अरे जजमेंट तो किताबों से तैयार हो जाएगा साहब, जजमेंट का इतना जो है आप टेंशन ना लीजिए। लेकिन मेरा मानना ये है कि जजमेंट की तैयारी केवल किताबों से थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, एक एक बारीक आस्पेक्ट को आपको जानना ज़रूरी है। क्रिमिनल रूल्स एंड ऑर्डर्स, सिविल कोर्ट एक्ट एंड रूल्स, इनकी नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम हाई कोर्ट का एग्ज़ाम है और जो आपकी कापी जांचने वाले लोग जो हैं वो प्रोफेसर नहीं है बल्कि जजेस हैं। तो जो जजमेंट लिखने का तरीका है वो जजेस का तरीका होना चाहिए। उस पैटर्न में, उस फॉर्मेट में जजमेंट अगर आपका होगा तो आपको नंबर मिलेंगे। वरना देखने में ये आता है कि लोगों को 8-8, 10-10 नंबर भी जजमेंट वाले पेपर में मिले हैं और 72, 75, 78, 84 तक मार्क्स मिले हैं। तो ये चौथा वाला पेपर बहुत इम्पोर्टेंट पेपर है, उसकी तैयारी बहुत ज़्यादा समय लगता है। अगर आपने कोचिंग में 1 महीने कंटिन्यू जजमेंट लिख लिए तो इसके 2 फ़ायदे होते हैं। देखिए हमारे जो बच्चे जजमेंट राइटिंग का जो तैयारी करते हैं है ना, शुरू में 2-3 दिन वो बोलते हैं सर आप बहुत तेज़ डिक्टेशन देते हैं और उसमें हमको लिखते नहीं बनता, हमारा हाथ दुखता है। तो इससे क्या होता है कि एक तो आपकी स्पीड जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है और स्पीड लिमिट आपकी होना बहुत ज़रूरी है, वरना एग्ज़ाम में पेपर छूटता है। तो जब आप कंटिन्यू जो है 10-15 जजमेंट सिविल के लिख रहे हैं, 10-15 क्रिमिनल के लिख रहे हैं और वो रिपीटिशन जो पैराज का हो रहा है, इश्यूज़ के बारे में, चार्ज के बारे में, पॉइंट ऑफ डिटरमिनेशन के बारे में, मार्शलिंग ऑफ एविडेंस और वैल्यूएशन ऑफ एविडेंस, ये सब चीज़ों पे आप बार बार डिस्कस करते हैं, बार बार लिखते हैं, आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाती हैं और फिर एग्ज़ाम में बहुत आसानी होती है। वरना केवल किताबों के माध्यम से जजमेंट राइटिंग होना बहुत मुश्किल है, तैयारी होना बहुत मुश्किल है। अब चूँकि मैं हायर जुडिशियल सर्विस में 2nd टॉपर रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें मैंने बहुत लंबे समय तक तैयारी के पश्चात, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है उस तैयारी के पश्चात मैंने सीखी हैं और प्रैक्टिकल में भी चूँकि वकालत भी है तो उन चीज़ों को इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहली ज़रूरत ये है कि आप बहुत बड़े विद्वान हैं, ये काफ़ी नहीं है। आपको लीगल नॉलेज बहुत अच्छी है, ये काफ़ी नहीं है, बल्कि एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, कितना लिखना है,
कि इस तरह से आप जो है राइटिंग करें, आंसर राइटिंग करें कि पेपर आपका पूरा कंप्लीट हो। और अक्सर ये देखा जाता है, मेरे बहुत से स्टूडेंट ने ये गलती की है, मैं समझाता हूँ कि पेपर पूरा सॉल्व करने की स्थिति में थे लेकिन छोड़ कर आ गए, छूट गया साहब, 5 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का छूट गया। तो ये पेपर छूटना यानी आप कॉम्पिटिशन से बाहर हो रहे हैं। तो इसके लिए कोशिश ये की जाए कि हमारा पूरा पेपर अटैम्प्ट हो। अगर 100% पेपर आप अटैम्प्ट कर रहे हैं, भले ही कोई क्वेश्चन का आंसर आपका उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं जितना होना चाहिए, तो भी आप कंपटीशन में अंदर हैं। क्योंकि जो क्वेश्चन जो है 4 नंबर का है, अगर आपने उस क्वेश्चन को उस तरीके से नहीं लिखा जितना 4 नंबर में आना चाहिए उतना ही लिख पाए, लेकिन आपने पूरे क्वेश्चन किए हैं, तो बाय द वे अगर आपके 6 क्वेश्चन कंप्लीट हैं और 7वें क्वेश्चन में आपकी कुछ कमज़ोरी रही है लेकिन आपने छोड़ा नहीं है, तो आपको 4 नंबर में से 2 नंबर मिल सकते हैं। तो 2 नंबर तो आपके पक्के हैं, लेकिन पेपर छूट जाना कॉम्पिटिशन से बाहर होना है। तो तैयारी ऐसी कीजिए। ये 1 से 1.5 महीने का टाइम आपका जो मेन एग्ज़ाम का होता है बहुत महत्वपूर्ण है, निर्णायक है आपके भविष्य का। बहुत मुश्किल एग्ज़ाम नहीं है, बहुत आसान है। बस ये है कि तैयारी का तरीका होना चाहिए, गाइडेंस होना चाहिए, अच्छे जो कंप्यूटर हैं उनसे आपका संपर्क होना चाहिए। अपनी कमियों को रोज़ाना वैल्यूएशन कीजिए, क्या चीज़ में आपकी कमज़ोरी है, कौन सी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, आपके कॉन्सेप्ट कहाँ क्लियर नहीं है, उस पर डिस्कस कीजिए। और ये मेरा भी प्रयास रहता है कि जहाँ तक हो सके मेन एग्ज़ाम की तैयारी इस तरह हो कि फ़ाइनल सिलेक्शन तक जाए। क्योंकि मेन एग्ज़ाम में अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो इंटरव्यू में अगर आपको नंबर कम मिलते हैं तो सिलेक्शन के चांसेस रहते हैं। और मेन एग्ज़ाम में नंबर आपके कम है, भले आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, फिर इंटरव्यू में अगर नंबर कम मिले तो फिर आपके जो है चांसेस बाहर होने के हो जाते हैं। इसलिए मेन एग्ज़ाम की तैयारी बढ़िया तरीके से कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि मेरे कुछ प्रयास पे, छोटे से प्रयास पे आप लोग ध्यान देंगे, और ये उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में आप अच्छे जज बनेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी फिर कभी आपसे मुलाकात करेंगे, फिर कभी आपसे वीडियो के माध्यम से रूबरू होंगे। धन्यवाद।